वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही तो भाई चला लो, सालों में पेपर होता है, वो भी कैंपेनिंग करवा के। ठीक है, तो आप जल्दी से आ जाओ अब। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं दोबारा से बता दूं। ठीक है, वैसे मैं बता चुका लास्ट वीडियो में कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एनटीपीसी सीबीटी 1 के, अब पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे सीबीटी 2 के पेपर देख चुके हैं, जो 2016 के सीबीटी 2 के पेपर हुए थे वो कैसे करवाए थे उनको तो पता होगा। जो अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, हम अब सीरीज स्टार्ट करें एनटीपीसी सीबीटी 1, जो पेपर है प्रीवियस के, जो अच्छे अच्छे पेपर हैं वो करने वाले हैं। और आज का पेपर होगा 4 जनवरी 2021, सिर्फ फर्स्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं। और क्या होने वाला है वो बहुत जरूरी है। देखिए, हम आलकसियों की तरह नहीं करने वाले कि एक क्वेश्चन लिया वो कर दिया, फिर अगला क्वेश्चन लिया वो कर दिया। ठीक है, तो ऐसे तो यार क्वेश्चन तो कोई भी सोल्व कर सकता है और आंसर की के अंदर ही है। ठीक है, तो हम करने वाले क्या है वो समझिए। जो जीएस का क्वेश्चन होगा ना, उसको तो मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जैसे लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, हमने सीबीटी 2 करवाया था पेपर। ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक आए थे। जैसे भाई मैंने सिर्फ 2 पेपर सोल्व करवाए थे और उसी में इतने टॉपिक आ गए सारे कि 9 पेपर सोल्व करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारे वही पता है, वही टॉपिक पे पूरी शिफ्ट में पेपर चलते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। आज भी हम जीएस के क्या करेंगे, टॉपिक ढूंढेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला तो वो टॉपिक करते जाएंगे बीच बीच में, और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ये नहीं है कि आपको रीजनिंग के लिए इस टीचर से पढ़ना पड़ रहा है, मैथ के लिए इस टीचर से पढ़ना पड़ रहा है, सारे एक वीडियो में ही रहेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि यार मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, टीसीएस का पैटर्न कैसा है। ठीक है, अगर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज्यादा लेती है, सीआई के क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट से तो देखिए यार हार्ड बना देगा, आसान बना देगा, पर प्रीवियस ईयर से पता चलता है असली पेपर किस टाइप का आएगा। और दोनों लैंग्वेज में होगा, बाई लैंग्वेज में, कोई भी ये नहीं होगा। देख ले, अब ज्यादातर जो चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही लैंग्वेज में करवाते हैं, हिंदी इंग्लिश में। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होंगे यहाँ पे इस वीडियो में। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, हमारा टॉपिक ऑफ द डे होगा। मतलब उस टॉपिक को तो मैं डिटेल में करवा दूंगा बिल्कुल एकदम। तो जैसे आज का टॉपिक है इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट है। सारे जो 25-30 जो अच्छे इंपोर्टेंट है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखोगे इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि पॉलिटी के आपके बहुत ज्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और रिवीजन हो जाएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए, और उससे पहले कैसे अगले टॉपिक पे चलने के लिए मैं पहले एक बार बता दूं, हमने ग्रुप बनाया हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का मॉक ग्रुप है, जिसमें क्या है बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे कई बार क्या होता है 80 नंबर पे भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो उस ग्रुप में अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो वो मॉक टेस्ट देते हैं फिक्स करके। हमने रूटीन बना रखा है, इस दिन ये मॉक टेस्ट देना, इस दिन ये मॉक टेस्ट देना, और होमवर्क दिया जाता है। तो उस अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9560103627, या फिर आपको मॉक ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपने ये आप देख लीजिए, ये सीबीटी 2 2017 में जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे मैंने। ठीक है, 24 वीडियो आई थी जिसके ऊपर 3 पेपर ही करवाए थे, उसी में सारे टॉपिक आ गए थे, सारे इंपॉर्टेंट, और मैंने देखे थे सारे टॉपिक खोल लिए थे अगले पेपर के। तो बच्चे बोले सर ये अब करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन अभी आने लग गए हैं, क्योंकि साहब आपने टॉपिक करवा दिया। तो मैं ठीक है, अब सीबीटी 1 के पेपर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये टॉपिक करवाए थे, वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको लेक्चर्स बाय अंकुर यादव के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, सारे टॉपिक होंगे। पहला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। ये नहीं है कि कभी मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं मैथ रीजनिंग के भी, क्योंकि बीच बीच में आपका दिमाग भी फ्रेश रहे, जीएस के टॉपिक देख देख के आपका दिमाग बोरिंग ना हो, और आपको ये नहीं है कि हर जगह जाना पड़े। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए। मैथ का क्वेश्चन है, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर मैं करवाता हूं। और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। और अगर मेरे ग्रुप का कोई बच्चा है जो मॉक टेस्ट ग्रुप का है, तो उस ग्रुप में भी वीडियो सेंड कर दीजिए, ताकि बच्चे जो लाइव आ सके। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूं क्या दे रखा है। एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इज 6 एंड एलसीएम इज 84। दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ दे रखा 6 और एलसीएम दे रखा 84। और इफ द फर्स्ट 1 नंबर क्या दे रखा 42 और सेकंड नंबर पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो एलसीएम या फॉर्मूला सबको पता होगा, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई का ही क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। तो एच आपको दे रखा है, एचसीएफ 84 दे रखा है,
एलसीएम 84 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 42, सेकंड नंबर एक्स मान लो, ये निकालना है। तो ये कितने पे जाएगा, ये 2 पे गया और ये कितने 12, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो इससे आप ये भी सीखिए प्रीवियस ईयर में टॉपिक कौन से आ रखे, टॉपिक तो मैं करवा ही रहा हूं, ये भी मैथ में देखिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी आप मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा लेवल पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कभी ये टॉपिक आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज भी आपको देख के चलनी है। और मैथ और रीजनिंग में आप देखिए मेरी अप्रोच क्या है क्वेश्चन करने की, उससे आप सीख सकते हैं कि आपकी अप्रोच अगर छोटी है उन क्वेश्चन करने की तो आप अपने तरीके से करिए, नहीं तो मेरे तरीके से कीजिए, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम में इंडिया ने सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया था। देखिए इस चीज में 2 बार कंफ्यूजन होता है, देखिए 2 चीजों में कंफ्यूजन होता है। जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ना, वो तो पहली बार क्या था 1900 में किया था, ठीक है, ब्रिटिश के अंदर आते थे पर किसी इंडिया की टीम ही थी वो, ठीक है। तो ये जो 1900 में तो पार्टिसिपेट किया था, पर अगर कोई टीम का पूछ ले, फर्स्ट टीम जो इंडिया की पार्टिसिपेट किया था वो क्या था 1920 में किया था। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्टिसिपेट इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1900 में ही लगाना है, और टीम पहले टीम इंडिया की टीम ने पार्टिसिपेट किया था वो क्या था 1920 में, ठीक है। तो अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आप देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट ओलंपिक गेम कब था 1900 में पार्टिसिपेट किया था, और जो ये ओलंपिक गेम होता है किस अथॉरिटी के अंदर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर आता है। और जो पहला जो मॉडर्न ओलंपिक हुआ था वो कहां पे हुआ था 1896, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन एक बार पूछ लिया ओलंपिक में इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था। अब ओलंपिक वाला टॉपिक पे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आसपास का थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए आपको, तो इंपॉर्टेंट मैं इसलिए करवा रहा हूं। अब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो क्या होगा, देखिए प्रीवियस ईयर आप करके छोड़ दोगे, वो एक क्वेश्चन करते हैं सिर्फ, ठीक है, ये इतना, और अगली बार आपको पता है इतना पागल तो है नहीं कि जो सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सारे ठाके दे देगा। तो आसपास के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हो जाता है, ये पूरा टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जल्दी से, पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में कहां पे हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था। और ये जो नॉर्मन प्रीचर्ड है, ये बंदा था जो एशिया का, इसने जो मेडल जीता था, ठीक है, 2 मेडल जीता। बस आप ये याद रखें जो नॉर्मन प्रीचर्ड है इसने एशिया में सबसे पहले मेडल जीता था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सेंड टीम टू समर, मैंने बताया ना इंडिया ने पहली बार टीम जब सेंड की थी वो कब की थी, समर ओलंपिक 1920 में सेंड की थी। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल, पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था 1928 में इंडिया ने, किसमें, हॉकी की टीम में। और ये कहां पे जीता था, ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे, एम्बेसडर ओलंपिक जो 1928 के थे उसमें इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड था वो 1928 से लेके 1956 तक, जहां पे इंडिया की हॉकी टीम को हराना बड़ा ही मुश्किल था। और इंडिया ने लास्ट टाइम हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था 1980 मॉस्को ओलंपिक में इंडिया ने, हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, और आपकी बार ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, टोक्यो वाली में, ठीक है। इन 1952 समर ओलंपिक वेटलिस्ट केडी वॉन द फर्स्ट इंडिविजुअल, जो पहला इंडिया का जो बंदा था फर्स्ट इंडिविजुअल जो मेडल जीतने वाला वो कौन था, केडी जाधव, 1952 में जीता था। और मिल्खा सिंह आपको पता होगा, जो फर्स्ट एथलीट प्लेयर पूछ ले कि पहला एथलीट प्लेयर कौन था जो किसी फाइनल में पूछा था ओलंपिक के, तो वो कौन था, मिल्खा सिंह। और अभी पता होगा गोल्ड पूछ ले कि फर्स्ट जो एथलीट्स कौन था जिसने गोल्ड लिया, आपको पता होगा नीरज चोपड़ा। आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, आप देख सकते हैं, दोबारा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए अपने जल्दी से। विच स्टेट इज द, जल्दी से आंसर दीजिए, नवकलेबरा फेस्टिवल एसोसिएटेड, कहां, कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल बनाया जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है, तैयारी नहीं की है क्या भाई? चलिए जल्दी आंसर दीजिए सबको जिसको पता है, और वीडियो को यार शेयर कर दीजिए एक बार ताकि और भी बच्चे जुड़ सके, ठीक है। काफी मेहनत लगती है, तो आप और ये देखिए आपके लिए फ्री में पूरा मटेरियल दिया जा रहा है, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही लैंग्वेज में, और कितना टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो आपको फ्री में इतना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इतनी मदद कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरे बच्चों को तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आगे भी हमें मोटिवेशन मिले कि ऐसे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से ये उत्सव कहां से, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, उड़ीसा से रिलेटेड है। देखिए उड़ीसा के और भी कुछ त्योहार है जो 21 में बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में भी आए थे, तो उन त्योहारों को और जान लीजिए, कौन कौन से त्योहार है उड़ीसा के वो देख लीजिए।
देखिए एक तो है बाली यात्रा, ठीक है, आप लिखते रहिए। अगर आपको पता है कि उड़ीसा के कौन कौन से गेम आपको याद है, असम के कौन से गेम याद है, और सिक्किम के, वेस्ट बंगाल के, मैं बता ही रहा हूं, और आपको भी पता है, वो आप लिखते रहिए, ये तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। बाली यात्रा, नुखाई फेस्टिवल, ये भी कहां है, उड़ीसा में बनाया जाता है। और एक ये जो करंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज फेस्टिवल, जो रिसेंट में हुआ था 2021 में, ये भी कहां पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और एक और इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकते हैं, करंट का है, 15th तोसाली नेशनल क्राफ्ट फेयर 2021, ये कहां पे हुआ था, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। तो ये आप किसी उड़ीसा के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एटलीस्ट ये याद रखें, ठीक है। अब असम में आ जाते हैं। असम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बिहू तो आपको सबको पता होगा, ठीक है, बिहू हो गया, और कौन सा हो गया, टी फेस्टिवल हो गया था, टी फेस्टिवल जो करंट में था, टी फेस्टिवल 2021 कहां पे बनाया गया था, असम के अंदर बनाया गया था। एक अंबुबाची फेस्टिवल भी कहां पे बनाया गया जाता है, अंबुबाची मेला होता है, मेला बोलते हैं, ठीक है, अंबुबाची मेला, ये भी असम का है, ठीक है। आप आ जाइए सिक्किम पे, सिक्किम के इंपॉर्टेंट देख लीजिए, लोसंग फेस्टिवल और सागा दवा फेस्टिवल, ठीक है। ये दो फेस्टिवल सिक्किम के आप याद रखिए। और असम, वेस्ट बंगाल के कौन कौन से, एक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो आता है बार बार पेपरों में, जामी शास्त्री, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको जो पता है वो मैंने कहा वो कमेंट करिए, ठीक है। जो आपको पता है इन स्टेट का, इन चारों स्टेट के आपको पता है वो आप बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें बताना है विच, देखिए अब इससे सीखने को मिलता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन देखोगे, 2-3 क्वेश्चन सीबीटी 2 में भी आ रखे थे, सीबीटी 1 में भी आ रखे थे। तो कंप्यूटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपकी फील्ड में कभी आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आप देखिए कि कम से कम 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। तो कंप्यूटर आपको रिवाइज कर लेना है, एटलीस्ट इतना तो कर लीजिए ताकि सब बच्चे जो कर सके वो क्वेश्चन आप भी कर सकें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट है, अगर जिस बच्चे की बिल्कुल ही तैयारी नहीं हुई है, भाई काफी सिलेबस बचा हुआ है, मैथ का भी, जो भी रीजनिंग का भी, और जो भी सिलेबस बचा हुआ है, तो मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक आ रहे हैं वो एटलीस्ट कर लीजिए, ठीक है, कंप्यूटर के, ठीक है। चलिए आप जल्दी से देखिए इसका आंसर देखिए, विच इज द कीबोर्ड कमांड टू डिलीट लेडगर क्रिएट इन टैली, टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है। तो इसमें कमांड क्या दी जाती है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt+D, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं। इसमें कुछ ज्यादा क्या समझाऊं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो इतना समझाने का तो है नहीं, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट की जो मैंने लिख दिए हैं ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कंट्रोल किसी शॉर्टकट्स लिस्ट, और ये आपको पता चल जाएगा, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, ये आप देख लीजिए, आप ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक ले लीजिए, फिर ऊपर का दिखा देता हूँ, देखिए ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट मेरे को मिले वो मैंने ऐड कर दिए, आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। सब कोई जो अगर यूज करता रहता है तो उसको आसान पड़ जाता है, ठीक है, याद करना। जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, जो कौन सी भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों में से संबंधित है, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, हाइड्रोस्टैटिक, एस्ट्रोफिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। चलिए मैं बताता हूं, देखिए आपको पता होगा खगोल भौतिक क्या होता है, खगोल भौतिक, एस्ट्रोफिजिक्स तो किससे रिलेटेड है, आपको पता होगा स्टार वगैरह से रिलेटेड, स्टार प्लैनेट्स और इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो तो क्या आती है, किसके अंदर आती है, एस्ट्रोफिजिक्स, इसके अंदर स्टार प्लैनेट्स यूनिवर्स की जो बॉडीज है, अलग अलग बॉडीज है, उनके अंदर आती है। तो जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके लिए होती है, वो किसके ब्रांच ऑफ साइंस किसके बीच में रिलेशन बताती है, जैसे हीट के बारे में हो गया, हीट, वर्क, टेम्परेचर, इनकी बात करते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ऑप्टिक्स में आपको पता होगा किसी जो लाइट का बिहेवियर होता है या प्रॉपर्टी होती है लाइट की, वो किसके अंदर आती है, ऑप्टिक्स की फील्ड में आती है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइड्रो, जहां पे पानी का आ जाए तो वहां पे हाइड्रो होता है, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो आंसर क्या आएगा आपका, हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। चलिए
ये आपका लाइट से रिलेटेड है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? मैंने बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आ चुका अपना। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करती है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट करके जाना है सबको, ठीक है, कैसी वीडियो लगी और आपको क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है। जो भी आपको चेंजेस चाहिए मैं आपके सजेशन के लिए वेलकम, आपका सजेशन, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। अब देखिए सीखने की ये बात है, मैंने मैथ के क्वेश्चन मैं चाहता तो अलग से वीडियो बना सकता था, पर मैं सोचा यार बच्चे बार बार कभी मैथ के लिए देखें, रीजनिंग के लिए देखेंगे, तो मैं एक में ऐड कर दिया। और मैथ के लिए देखें इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रखे, ना रीजनिंग के हार्ड आ रखे। ऐड करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम आप करोगे तो मान लो आपको 30 सेकंड लग रही है, अगर सेम क्वेश्चन इस टाइप का भी आप करोगे तो आपको 25 सेकंड लगेगी। क्या कोई बच्चा इससे जल्दी कर सकता है? इस टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन कर ले और आपको ये भी पता चलेगा कि यार देखिए जैसे नंबर सिस्टम है, एसएससी में नंबर सिस्टम से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री की बात कर रहा हूं, पर यहाँ पे देखिए भर भर के क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। तो आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन के आगे, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये जो टॉपिक है इनसे अच्छे क्वेश्चन आ रखे, तो आप ये करिए। चलिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं दे रहा हूं। चलिए देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 का रूट होता है, ठीक है, और इसकी पावर n है। तो आपको पता है रूट क्या होता है, 1/2 और इनटू में n हो गया। और आपको ये भी पता होगा 3a और b है, तो ये क्या कैसे लिखा जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ab 3ab, तो ये क्या हो गया 3n/2, ठीक है। अब इस साइड आ जाइए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड कितना है 729, ये क्या होता है 3 की पावर 6 ही तो होता है, ठीक है। ये आपको पावर्स याद होनी चाहिए, 2 की पावर याद होनी चाहिए 10 तक, 3 की पावर भी 10 तक याद हो, मतलब 3 की पावर 1 पे 3 होता है, फिर 9 होता है, फिर उसके बाद जो भी क्या कर रहा हूं 27, और फिर क्या है 4 पे 81, ऐसे 243, ऐसे फिर 729, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 6, क्योंकि याद होगा तो जबकि जब लिख देंगे, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि भाई 27 इंटू में 27 होगा, तो ये 3 की पावर फिर 3 होगा, 3 की पावर 3 होगा, फिर ऐसे करके 3 की पावर 6 करोगे, ऐसे करके बच्चे करने पड़ेंगे। तो जितनी याद कर सके वो चीजें याद करो, ठीक है, तो उससे स्पीड आएगी। तो ये क्या होगा 3 की पावर, तो n की वैल्यू किसके, n/2 की वैल्यू क्या होगी 6 के बराबर होगी, तो n = 12 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और मैंने बता चुका हूं सारे 5 ईयर प्लान पर, और भी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, आज भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार रिवाइज हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन द, तो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, सेकंड आपको पता है इंडस्ट्रियल पे था। तो पहले की बात करते हैं आज फर्स्ट ईयर प्लान के बारे में। तो जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब, जो पहला प्रथम पंच योजना है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, वो कब से कब तक था 1951 से 56 पे, और ये किस प्लान पे बेस्ड था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था। और आपको बता दिया ये किससे रिलेटेड था, कृषि से रिलेटेड, और किसे, जिसको प्रस्तुत किसने किया था इसको फर्स्ट ईयर को, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, और किसी गुलजार लाल नंदा वाइस प्रेसिडेंट थे इस फर्स्ट ईयर प्लान के बारे, जो फर्स्ट ईयर प्लान का है, ठीक है। और जो इकोनॉमिस्ट थे के.एन. राज, वो क्या माने जाते हैं इसके आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस फर्स्ट ईयर प्लान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चनों में, एसएससी के क्वेश्चनों में भी ये पूछा गया, के.एन. राज, ठीक है, के.एन. राज फर्स्ट ईयर, आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि ये पर्सन फर्स्ट ईयर प्लान से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, फिर भी पर सक्सेस हुआ था, और किसी इसमें कितने की वृद्धि हुई थी जीडीपी की, 2.1 के एनुअल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के से 2.1 की वृद्धि हुई थी, ठीक है, जीएसटी में। चलिए अब आपको समझ में आ गया फर्स्ट आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, मैथ का क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, फिर अपना टॉपिक ऑफ द डे वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जो अमेंडमेंट वाले वो आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ऐसा नहीं है आप बीच में छोड़ के चल जाइए, ठीक है। अब कहानियां या किसी कॉमेडी वाली वीडियो कम देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो देखें, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 तरीके हो सकते हैं, एक बहुत शॉर्टकट होता है और एक थोड़ा सा लॉन्ग कट होता है। तो इसका मैं पहले बताता हूं, जो बच्चे अगर पहले जो बहुत बेसिक से करते हैं वो तरीका बताते हैं, फिर आते हैं अपने जिस तरीके से करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हरीश एंड बिमल कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज। तो हरीश और बिमल 20 दिन में काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया,
भाई एफिशिएंसी इंटू में टाइम, टोटल वर्क, ठीक है, दे वर्क एट इट 15 डेज, तो 15 दिन काम करते हैं दोनों साथ, देन बीमल लेफ्ट, तो फिर क्या होता है, बीमल छोड़ के चल जाता है, द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय द हरीश अलोन, तो रिमेनिंग वर्क हरीश ने 10 दिन में काम किया, तो हरीश अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो आप देखिए पूरी इक्वेशन बना लीजिए, 15 दिन तक दोनों ने काम किया, भाई टोटल काम करवाना है ना, तो ये पूरा टोटल वर्क काम है, तो कैसे टुकड़ों में किया है, तो टुकड़ों में लगा दीजिए इक्वेशन, तो वो ये टाइम 15 दिन काम किया, किसने काम किया था जब 15 दिन, हरीश और बी ने, ठीक है, तो इतना काम कंप्लीट हो गया। फिर किसने काम किया, रिमेनिंग वर्क हरीश ने कंप्लीट किया 10 दिन के अंदर, तो यहाँ पे 10 दिन आ गया। तो इसको सोल्व कर लीजिए, एच और बी का रेशियो निकाल लेंगे एफिशिएंसी का, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जल्दी से कीजिए, ये 5HB हो गया और इस साइड H इंटू में 10 हो गया, ठीक है भाई, ये 15 से घटा देना, इसमें कैलकुलेशन आप देख लें, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मैं। तो ये इस साइड क्या हो गया 5H और इस साइड 10, तो इस साइड 5H बचा, इस साइड भी 5B बचा, तो H और B का रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया, ठीक है। अब 1:1 एफिशिएंसी क्या आ गया, तो टोटल एफिशिएंसी 2 इंटू में 20, टोटल वर्क हो गया, भाई यहाँ पे पुट कर देंगे, टोटल वर्क हो गया, और आप उनको H का निकालना है, तो H की एफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिए, H की एफिशिएंसी 1 है, तो 40 आपका आंसर आ गया। पर ये तो तरीका हो गया लॉन्ग, ठीक है, आप उनको शॉर्ट तरीके से करना है, ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या होता है वो देखते हैं। देखिए अब देखिए हरीश और बीमल कितने दिन में काम करते हैं, टोटल वर्क काम कर सकते हैं, अगर दोनों साथ करें तो 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो हरीश का देखो, हरीश कितने दिन काम करता है भाई, हरीश देखो दोनों स्टार्ट करते हैं काम एक साथ, तो फिर उसके बाद बीमल भाग जाता है 15 दिन काम करके, तो बीमल ने कितना दिन काम किया, 15 दिन काम किया। हरीश ने कितना दिन काम किया, 15 तो उसके साथ ही किया और 10 दिन और किया, तो हरीश ने कितना दिन काम किया, 15 प्लस में 10, 25 दिन काम किया। अब एक बात समझो, देखिए काम हो जाता 20 दिन में, पर ये हरामखोर बीमल कैसे 15 दिन में भाग गया, 5 दिन का काम नहीं करके गया, खुद जो 5 दिन काम कर सकता था, बीमल जो 5 दिन काम कर सकता था, ये काम किया बेचारी इसने 5 दिन एक्स्ट्रा दिन काम किए ना भाई, 20 दिन में काम कर देता ये भी, पर ये 5 दिन इसने एक्स्ट्रा काम किया, तो 5 दिन एक्स्ट्रा किसका काम किया, बीमल के 5 दिन छोड़ने के काम, तो 5 दिन का वर्क 5H, ठीक है, इक्वल टू 5B। भाई मान लो यहाँ पे 10 होता, थोड़ा सी तो 1:1 का आ रहा है, तो क्या हो जाता, मान लो ये 10 दिन काम करके गया और इसने 25 दिन में काम कंप्लीट किया, तब क्या रेशियो आता भाई, बीमल के 10 दिन का काम हरीश ने कितने दिन में किया, 5 दिन एक्स्ट्रा किया ना, तो 5H, तो यहां से रेशियो आ जाता। पर हमारा क्वेश्चन तो ये, तो क्वेश्चन से यहां से दोबारा से 1:1 आ जाएगा, फिर दोबारा पुट कर दो, वही फिर आगे वही पिछले वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है। आपका रेशियो मतलब जल्दी निकल जाएगा, इस तरीके से दिमाग में करने था, वैसे ये मैं तो समझाने में टाइम लगा दिया, नहीं तो ये आपको पता है 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो बार बार अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। जब भी तो प्रीवियस ईयर में आजकल किसी 9-9 हजार क्वेश्चन करते हैं बच्चे, उसी तो लिए तो है, क्योंकि क्वेश्चन सेम टाइम के हैं, तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आएगी, ठीक है। तो अब जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे आगे हैं, जल्दी से पहले इसका आंसर दीजिए। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, तो भारत के संविधान में पहला संशोधन को कब किया गया था, तो पहला संविधान का संशोधन कब हुआ था, 1951 में। अब आ जाते हैं क्या क्या किया गया था, ठीक है। अब आते हैं सारे अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट हमारे पेपर, आपको पता है हर पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, शेड्यूल, पार्ट, ये कितने इंपॉर्टेंट है। आज अमेंडमेंट वाला टॉपिक पूरा क्लियर करके जाएंगे, जिसको आता है वो रिवाइज कर लेगा, वो कमेंट करता रहेगा, अगर जिसको नहीं आता वो सीख लेगा, ठीक है। पूरा आज इंपॉर्टेंट करने वाला है। देखिए इंग्लिश में दे रखा है, पर मैं हिंदी में बोलता रहूंगा, इनको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ना सोचे कि भाई हिंदी वालों को भेदभाव हो रहा है हिंदी वालों के साथ, ठीक है। तो पहले आ जाइए जल्दी से, पहले वाले पे आ जाइए, जो हमारा क्वेश्चन भी था। देखिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो कब हुआ था, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में, और उसमें क्या क्या चेंज किया गया था, अबोलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम, जो जमींदार सिस्टम है वो हटा दिया गया था, ठीक है। और क्या किया गया था, नाइन्थ शेड्यूल टू द एडेड 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 9th शेड्यूल था वो
ऐड किया गया था जो 1951 वाले में, जो फर्स्ट अमेंडमेंट। 9th शेड्यूल क्या था आप जल्दी से बताइए। जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे ना वो किसके अंदर आए थे, 9th शेड्यूल के अंदर। और 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया था आपको पॉइंट तो भी याद होना चाहिए। फर्स्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1951 में पार्ट कैसे नोवा कैसे ऐड किया गया था, जो शेड्यूल नोवा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अगला जी सेवंथ अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, 1956 में, जिसके अंदर क्या हुआ था, स्टेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, 8th में आ जाइए। 8th जो इंपॉर्टेंट है, जो 8th अमेंडमेंट हुआ था वो क्या था, 1960 में SC ST रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट। जो SC ST का रिजर्वेशन हुआ था वो कौन से पार्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ था, 8th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अगले पे आ जाइए। 15th जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1963 में हुआ था। और उसमें क्या किया गया था, हाई कोर्ट जो जज है उनकी जो रिटायर एज कब से कब तक बढ़ा दी गई थी, 60 से 62 तक। और अब बताइए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर एज क्या है, 65 है। ठीक है, तो हाई कोर्ट की पहले क्या थी, 60 से 62 कर दी गई थी 15th अमेंडमेंट 1963 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ जाइए 24th अमेंडमेंट में। 24th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1971 में हुआ था। पार्लियामेंट को क्या हुआ था, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था ये मैं समझाता हूं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी कि फंडामेंटल जो राइट है हमारे, जो कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, उनको क्या आप चेंज कर सकते हैं, उनमें भी आप पार्लियामेंट चेंज कर सकते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल ऐड कर दिया गया था, 368 पार्ट कौन सा, ये तो आर्टिकल हो गया पार्ट 20वां। ठीक है, जो पार्ट 20वां था उसमें आपको कैसे क्या होता है, अमेंडमेंट होता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस दे सकते हैं। तो 368 जो पूछ सकते हैं ना, कौन से पार्ट के कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कौन सा आर्टिकल है, 368। पार्ट पूछ ले तो 20वां, और अमेंडमेंट पूछ ले तो कौन सा रिलेटेड है, तो 24th 1991 में। ठीक है, ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। बार बार आप देखोगे ना तो लिख लीजिए, बार बार रिवीजन आप करते रहिए। अब क्या है ना, अब एक बार याद करके नहीं छोड़ सकते, अब टाइम कम बचा है, तो आप क्या करिए, आज याद कर लीजिए, फिर 2 दिन बाद याद कीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पॉलिटी का टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट, आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट में करवा रहा हूं, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें कहां से ली गई है, जैसे प्रिम्बल कहां से लिया गया, USA से लिया गया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कहां से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट, ये सारे लिस्ट बना लीजिए। और आपको याद करने वाली लिस्ट होनी चाहिए आपको, हाँ मेरे को ये रिवाइज करना है डेली का। ठीक है, बार बार रिवाइज करिए अब। ठीक है, अब अगला देखिए 27th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1991 में। इसमें क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स रिकॉग्नाइज किए थे। तो 8th में तो वैसे ऑल स्टेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, 7th में क्या हुआ था, स्टेट आर रिकॉग्नाइज्ड, और नॉर्थ ईस्ट के 27th में। और 31st केस जो हुआ था अमेंडमेंट, उसमें क्या हुआ था, सीट्स ऑफ द लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब तो आपको पता होगा, अब तो कितनी है, 552 है ना भाई, 552 होगी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन की होती है। तो उस टाइम जब 545 जो पहली बार चेंज की गई थी, तो वो याद रखिए 31 के अकॉर्डिंग चेंज की गई थी, 545 हुई थी। ठीक है, अगला देखिए 35वां अमेंडमेंट कब हुआ था, 1974 में। सिक्किम को किसे रिकॉग्नाइज किया गया था, एज ए स्टेट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि सिक्किम बाद में ऐड हुआ था, तो वो कब हुआ था, 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1974 में। जो 36 में इसको सिक्किम को फुल अथॉरिटी दे दी गई थी। भाई सिक्किम पहले तो एक्सेप्ट किया गया इंडिया में, ठीक है, फिर उसके बाद फुल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट दे दिया गया, स्टेट बना दिया गया सिक्किम को, वो क्या था 36 में। अब आ जाइए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा, 42 अमेंडमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी चेंजेस आए थे। ठीक है, आपको पता होगा क्यों आए थे, आपको बताना चाहिए। उस टाइम पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे फिर इंटरनल इमरजेंसी वगैरह हुई थी, तो उस टाइम भी काफी डिस्टर्बेंस थी, तो उसमें काफी चेंजेस लाए गए थे। तो ये कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। 42 मिनी 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब था 1976 में। तो इसमें देखिए क्या 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 था, पहले क्या क्या चेंज हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, आपको पता होगा प्रीएम्बल में काफी वर्ड है, तो वो ये जो 3 वर्ड थे प्रीएम्बल में, वो और ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी। और प्रीएम्बल का आपको पता होना चाहिए हमने कहां से लिया गया था, यूएसए से। तो यूएसए से हमने लिया गया था, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये इंपॉर्टेंट नजर, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एसएससी के सीपीओ में आया कि भाई प्रीएम्बल से पूछा, तो सब बच्चों ने यूएसए लगा दिया, ठीक है। और
पर एक बात देखिए, अगर वैसे प्रिम्बल पूछा जाए कहां से लिया गया तो यूएसए, ठीक है, पर उसमें पूछा गया था लैंग्वेज, प्रिम्बल की लैंग्वेज कहां से ली गई, ठीक है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वो जो लैंग्वेज है वो कहां से ली गई थी, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। लैंग्वेज पूछे तो प्रिम्बल की कहां से ली गई थी, यूएसए से, ना यूएसए से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, लैंग्वेज में ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला आ जाइए फंडामेंटल, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या चेंज हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज वर आल्सो एडेड इन द 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, देखिए मैं बताता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज का। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्टिंग में नहीं थी, ठीक है, बाद में 42nd जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऐड की गई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, फंडामेंटल राइट्स तो ये होता है भाई, किसी आपको गवर्नमेंट को, मतलब किसी एक इंसान के राइट्स हैं वो, तो ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं मानते तो उसमें आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होगा। इसमें क्या होता कि भाई इंटरनल इमरजेंसी, आपको पता है 96 में काफी दंगे दुंगे हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि एक सिटीजन के भी अपने वो होते हैं कि भाई कैसे रूल वगैरह कि भाई उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि भाई अपनी मॉन्यूमेंट्स है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल मूवमेंट्स, जो भी फ्रीडम को इनको एंजॉय करो, इनकी इज्जत करो कैसे, तो ये चीजें ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो उस टाइम कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की, 10, ठीक है। और ये किसके अंडर आते हैं, 4th पार्ट के अंदर, और अगर ये तो हो गया 4th पार्ट, और किसी कौन सा, और ये हो गया अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट, और वो कौन सा आर्टिकल कौन सा है, 51A, ठीक है। तो अगला आ जाइए, किसी प्रेसिडेंट वाज बाउंडेड द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट की क्या की थी कि प्राइम मिनिस्टर को बाउंड कर दिया गया था कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो कहता है वही आपको प्रेसिडेंट को करना पड़ता है लगभग। आपको पता है प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर ही कहता है कि मेरे को काउंसिलिंग मिनिस्टर ये चाहिए, इसको अपॉइंट कीजिए, इसको कैबिनेट बनाइए, इसको जो भी किया जाए वो प्राइम मिनिस्टर को ही पावर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ लेगा, प्राइम मिनिस्टर से बाउंडेड कब किया गया था प्रेसिडेंट को, तो 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। और अगर पूछे किसी अगले वाले में, आइए अगले वाले में पूछेगा काउंसलिंग मिनिस्टर से कब बाउंड किया गया था, तो वो किया गया था 44th में, ठीक है। ये इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, प्राइम मिनिस्टर 42 और काउंसलिंग मिनिस्टर 44th, और 1977 में। तो इसमें 19, अब आइए अगले वाले में, ये भी 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गया था, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, जो राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट। आपको पता है ना, जो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया, लीगल एक्ट बना दिया गया, कौन से में, 300A आर्टिकल के अंडर में, ठीक है। और ये आपको मैंने बता ही दिया, वैसे प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया था कि भाई प्रेसिडेंट कोई भी नेशनल इमरजेंसी करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेगा, और जो भी पावर वगैरह सारी किसी कैबिनेट की एडवाइस से करेगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही था। अगला देखिए जल्दी करते हैं। जो 44th जो था, 48th वो क्या था, 1984 में था, उससे क्या रिलेटेड था, प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब। पंजाब में किसी जो प्रेसिडेंट रूल था वो एक्सटेंड किया गया था 2 साल के लिए। अगले में आया 52th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जो 10th शेड्यूल था, 10th शेड्यूल कौन सा था, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था कि भाई जो पार्लियामेंट के जो मेंबर वगैरह हैं वो पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते, उनका कोई फिक्स रूल है कि भाई इतने % जब पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं छोड़ के जा सकते हैं, वो मतलब इतना याद रखें, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, और किसी कौन से में ऐड किया गया था, 52 अमेंडमेंट से, ठीक है। अगला आइए 56 अमेंडमेंट, गोवा गॉट द स्टेटस ऑफ स्टेट। गोवा को स्टेटस मिल गया था 36 में, सिक्किम को मिला 56 में, किसको मिला, गोवा को मिला, ठीक है। अगले पे आइए जल्दी से, 61 में क्या हुआ था, रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज। जो 1988 में जो वोटिंग एज थी आपकी, जो किसी पहले 21 साल थी, अब क्या कर दी गई थी, 18 साल कर दी गई थी 61st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। और 64th में क्या गया था, प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब वाज एक्सटेंडेड, फिर 6 महीने के लिए पंजाब प्रेसिडेंट रूल और बढ़ा दिया गया था। और 69th में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को डेजिग्नेशन मिला था, ठीक है। अगला देखिए दिल्ली, अब ये बताइए जल्दी से 1911 में, चलो मैं बता देता हूँ, 1911 से पहले क्या थी अपनी राजधानी, कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद से 1911 के बाद में आपको पता होगा दिल्ली दरबार के बाद जो हुआ था, उसके बाद क्या होता है, कल इंडिया की दिल्ली कैपिटल बन गई थी। तो 70, अगले आइए 73 में पौंडीचेरी ना, पौंडीचेरी का कौन सा था, पौंडीचेरी का मैं बता देता हूँ एक बार, पौंडीचेरी का भी आपको पता,
पौंडुचेरी का क्या था ना, इसमें शायद है नहीं पौंडुचेरी का। सिक्किम का आ गया आपका था 36, ठीक है, और ये आपका आ गया दिल्ली का भी आ गया, और क्या था एक सिक्किम का भी आ गया, और जो गोवा का भी आ गया। पौंडुचेरी का मैं बता देता हूँ, वो शायद इसमें नहीं था, वो भी आपको पता होना चाहिए। 14th जो अमेंडमेंट था 1962 का, वो पौंडुचेरी को किसी रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए यूटी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब ये देखिए 73, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे तो स्टार मार्क लगा लीजिए। पंचायत राज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 73 1992 पंचायत राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है? 73। पंचायत राज का आपको सारा पता होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए। 73 अमेंडमेंट पंचायत राज से रिलेटेड 11वां कौन सा है? 11वां शेड्यूल, ठीक है, अधिसूची 11वीं होगी। पार्ट कौन सा हो गया? 9वां पंचायत राज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया, और जैसे आर्टिकल 243 ओ तक, ठीक है। तो ये हो गया, आपको पंचायत राज के बारे में पता होना चाहिए। तो 84th पे आइए। 84th में क्या होता है आपको पता है? 3 स्टेट बने थे 2001 में, तो चंडीगढ़ ना छत्तीसगढ़ होगा, उत्तराखंड होगा, झारखंड हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 86 में 2002 में क्या होगा? देखिए फंडामेंटल, ये इंपॉर्टेंट है, आप काफी पेपर में पूछा जाता है, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए क्या होता है ना, जब क्या हुआ था, राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस एज 6 से 11 14 तक। देखिए जो राइट ऑफ एजुकेशन है ना, ये कब ऐड की गई थी कि भाई 6 से 14 के बीच में भाई एक बच्चे का राइट होता है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐड की गई थी? मतलब कौन से आर्टिकल में? 21A में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, आपको बता, अमेंडमेंट आपको बता ही दिया 86th अमेंडमेंट पे, और ये ऐड की गई थी। और एक चीज और ऐड की गई थी, आपको बता दिया ना कि भाई वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज पहले 10 थी, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी ना 1976 में, ठीक है। 11वीं ऐड की गई थी यहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटी 4th A, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कौन सी ड्यूटी। तो इसके अंदर क्या था, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी? वैसे इसमें ये कह रखा था कि भाई पेरेंट्स को, मैंने बताया ना फंडामेंटल ड्यूटी लीगल नहीं होती कि भाई आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये बस ये कहा गया था भाई एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए 6 से 14 की उम्र में, मतलब स्कूल भेजना चाहिए, वो था एजुकेशन दिलानी चाहिए पेरेंट्स को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11वीं ऐड की थी 11th, ठीक है। अब 92 अमेंडमेंट पे आ जाइए। ये क्या था? इट अमेंड द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th शेड्यूल था उसको किसी वो किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2003 में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो ये आपको पता होगा ना कौन सी लैंग्वेज, आपको पता हो 8th शेड्यूल के अंदर क्या आते हैं? 22 लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो 22 लैंग्वेज में ये ऐड कौन कौन सी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 22 की 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ऐड जो बाद में ऐड की गई थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाता है बोधी, डोगरी, मैथिली एंड किसी संथाली, जो ऐड की गई थी, ये चेंज किए गए थे। ये आप देख लीजिए 4 न्यू लैंग्वेजेस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला जी 93 में 2006 में रिजर्वेशन इन द एडमिशन ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे उनमें क्या किया गया था? क्या दिया गया था? SC ST में रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। और वो तो बता ही दिया। जो 8th में क्या, किसमें SC ST को रिजर्वेशन मिला था? भाई SC ST को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिला था। और इंस्टीट्यूट में जो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कब मिला था? 93 2006 में, ठीक है। और भी कुछ है वो और ऐड कर देता हूं मैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक आप याद रखें हैंडेड, जो 100वां अमेंडमेंट एक्ट था वो भी इंपॉर्टेंट। 100वां अमेंडमेंट कौन सा था भाई? किसके बारे में था? इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में, इंपॉर्टेंट बॉर्डर के बारे में था। बस इतना याद रखें, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में कौन सा था? 100 जो अमेंडमेंट था वो उससे रिलेटेड था। और आप ये बताइए 101 कौन से, किससे रिलेटेड था भाई? 101 किससे रिलेटेड था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 101 किससे रिलेटेड था आपको पता होना चाहिए। किससे रिलेटेड था? GST से रिलेटेड था, ठीक है। और 103 किससे रिलेटेड था? आपको पता होगा 10% जो रिजर्वेशन दिया गया EWS क्लास को, उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, ये अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। तो बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कैसे वीडियो पसंद आई होगी, और भाई वीडियो को लाइक करके जाइए। और जाने से पहले एक चीज और बता दो, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, और हमारा कोड यूज करके आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेंगे। तो उसके लिए हमारा कोड यूज करिए UMANG उमंग STUDY, ठीक है। और भाई उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो 9560103627 पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइए। ठीक है।